आ गई क्लास तुम्हारे पास? Hello everyone. Today is your first class of the subject JIGL. JIGL, that is jurisprudence, interpretation, and general laws. ये एक्चुअल में आपका पेपर नंबर 1 है। जब भी हम सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 की बात करेंगे तो द पेपर 1 इज जेएजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अब देखो, सबसे पहले चीज, इस पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे एज अ कंपनी सेक्रेटरी बनने में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? पहली चीज, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या चीज है? व्हाट इज द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है टू स्टडी लॉ इन अ जनरल मैनर। जैसे आप कोई एक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले, तो द मेन गवर्निंग एक्ट फॉर यू इज कंपनीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कंपनीज एक्ट इज द मेन लेजिस्लेशन जो उनको पढ़ना होता है, जिसपे कमांड करनी होती है। फिर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़े? वाई टू स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? आपकी लॉ पढ़ने की और जो लॉ की नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए काम आता है। मतलब वंस यू आर इनटू दिस फील्ड वेयर यू आर स्टडिंग लॉ, तो एक ही लॉ तो आएगा नहीं, अलग अलग टाइप के अलग अलग लॉज आपको डील करने पड़ सकते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि स्टडी करो लॉ को इन अ जनरल मैनर, कि कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो हर पर्टिकुलर लॉ में आ रही होती है, हर एक लॉ में कुछ कॉमन टर्म्स होती है। तो अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लेते हो, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू स्टडी द लॉ, एवरी काइंड ऑफ लॉ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को कह सकते हैं स्टडी ऑफ लॉ इन अ जनरल सेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मुझे क्या बनाएगा? जनरलिस्ट बनाएगा। और मेरा कंपनीज एक्ट मुझे क्या बनाएगा? स्पेशलिस्ट बनाएगा। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, हम एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हैं, जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी हम शुरू में स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। पहले आपका एक जनरल फिजिशियन होता है जो डायग्नोज कर लेता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी द प्रॉब्लम इज लाइक दिस। अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम कुछ हुआ तो शायद वहीं से सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए सम स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड, तो रेफरेंस जाती है, फिर उस स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है। सेम इज विद लॉ। लॉ में अगर आपको जनरली कुछ पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग जनरली, तो उसके लिए फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक्ट काम में आ रहे होते हैं, तो वो आपको किसी एक्ट से कहीं ना कहीं कुछ निकालना पड़ रहा होता है, तो वो आपका क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब देखो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ी चीज है। जब भी मैं किसी भी चीज को समझूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? इंटरप्रिटेशन। लॉ के जो टर्म्स होते हैं, लॉ में जो टर्म्स यूज होते हैं, वो सारे इंग्लिश के नहीं होते। सारे टर्म्स इंग्लिश के नहीं होते। बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इस तरीके से भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। प्लस जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टिपिकल होती है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि लॉ को इस तरह से समझो कि तुम उसको बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सको। मतलब एक होता है कि नैरो अंडरस्टैंडिंग, जैसे इंटरप्रिटेशन अगर मेरा प्रॉपर नहीं है, तो मेरा जो स्कोप आता है वो हमेशा क्या आता है? नैरो स्कोप। कि मैं लॉ को इंटरप्रेट तो कर रहा हूं, पर मैं उसका उतना अच्छे से नहीं इंटरप्रिटेशन कर पा रहा हूं जितना लॉ मेकर ने सोचा होगा। तो लॉ मेकर तो सिर्फ लॉ बनाएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने वाले को उसका स्कोप कैसा रखना है? नैरो नहीं, वाइडर स्कोप, कि सारी चीजें उसमें कवर हो जाए, ऐसा कुछ मुझे करके निकालना है उस पर्टिकुलर लॉ में। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत काम की चीज है। अब मेरे लिए इंटरप्रिटेशन कितना जरूरी है? ऑल्दो ये काम किसका होता है? कोर्ट्स का, और मेनली लॉयर्स का। कि जब भी लॉ को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी आती है, तो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? कोर्ट को। एंड देन आफ्टर लॉयर्स उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं दैट इज राइट। तो वो इंटरप्रिटेशन वहां से कई बार चेंज भी हो सकता है। लेकिन हम उसको इंटरप्रिटेशन को हर जगह सही मान लें ऐसा जरूरी नहीं है। इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट। कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे। अगर मैं लॉ को इंटरप्रेट करता हूं एज अ लेमैन, लेमैन मतलब जो कॉमन पर्सन है, जो लॉ को समझता ही नहीं है, अगर मैं लेमैन की तरह इंटरप्रेट करूं, तो मेरे को क्या लगेगा कि यार वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाल लो, दैट इज द ओनली
थिंक दैट आई कैन डू। जैसे मैंने मान लो आज सपोज करो, जैसे मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आई एम जैसे कि वेरी बिगिनर इन इंग्लिश लर्निंग, और मुझे कोई सजेस्ट कर देता है कि एक काम करो तुम एक नॉवल खरीद लो इंग्लिश की। जैसे बोलते हैं ना, नॉवल पढ़ने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है क्योंकि उसमें कॉमन यूज के बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं और कॉन्वर्सेशन का भी पता चल जाता है कि कैसे आपको बात करनी होती है। तो ये सारा अगर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैंने एक नॉवल उठाई, एक पेज पढ़ने में मुझे हो सकता है 15 to 20 मिनट्स लग जाए, क्योंकि शुरू में मेरी नॉलेज ही नहीं है, मुझे वर्ड्स आते ही नहीं है, तो बार बार आई विल रेफर द डिक्शनरी, डिक्शनरी को रेफर करूंगा, फिर मीनिंग निकालूंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने मान लो 10 पेज ऐसे मेहनत करके पढ़ लिए, 10 पेजेस में मैंने पूरी मेहनत कर ली और उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाला और एनालाइज किया, और फिर मुझे समझ में आया कि यार वो जो 10 पेज में वर्ड्स आए थे वो आगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फिर मेरे को क्या उतना टाइम लगेगा जो पहले पेज में लगा था? नो, माई टाइम विल बी शॉर्टनिंग डे आफ्टर डे, कम होता जाएगा टाइम। इंटरप्रिटेशन में भी ऐसा ही होता है। जब आप लॉ पढ़ना शुरू करते हो तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, आपको हर एक चीज पे बार बार फोकस करना पड़ता है। मैं एक वर्ड बताऊंगा, वो 10 बार रिपीट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको शायद 4 या 5 बार मुझे बताना पड़ेगा। पहली बार में नहीं आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर उसके बाद यू विल बी यूज टू दैट वर्ड, वो आपकी वोकैब में इंक्लूड हो जाएगा। हम जो नॉर्मली वोकैबलरी में वर्ड रखते हैं दैट आर इंग्लिश वर्ड्स ओनली, और इंग्लिश में लीगल वर्ड्स इंक्लूडेड नॉर्मली नहीं होते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल हम जो आम तौर पे इंग्लिश बोलते हैं उसमें लीगल वर्ड्स तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये लीगल वर्ड्स फिर मेरी डिक्शनरी में कैसे इंक्लूड होंगे? बाय द स्टडी ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, जो आपका जेआईजीएल है, ईबीसीएल है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं उससे आपकी लॉ की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, आपके पास एक लीगल डिक्शनरी आ जाती है। वही वर्ड्स फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और आप उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सेकेंड पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ, कि लॉ को समझना कैसे। इसके लिए आपको कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी दिए गए हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट लॉ इन अ बेटर मैनर। अब आते हैं हम जनरल लॉज पे। ये जनरल लॉज क्या है, किस तरह से काम कर रहे होते हैं? देखो, एज अ नॉर्मल पर्सन आप सबको कभी ना कभी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करने की। उसको अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको स्टैम्प पेपर भी बनाना होता है, स्टैम्प पेपर पे उसका एग्रीमेंट बनाना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट आती है। तो ये सब क्या है? जनरल लॉज ही तो है कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी पता होना चाहिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टैम्प ड्यूटीज कैसे पे करती है। अगर मान लो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मेरे पास कोई डिग्री कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आई एम ओनली अ नॉर्मल ग्रेजुएट, नोबडी इज गोइंग टू एक्सपेक्ट कि मुझे ये सब पता होगा। मैं किसी के भी पास जाऊंगा तो वो ये कहेगा अच्छा ठीक है, आई विल लेट यू नो कि कैसे चीजें काम कर रही होती है। बट मैं कौन हूं? एक कंपनी सेक्रेटरी। अगर मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे पास प्रोफेशनल पास का सर्टिफिकेट है, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लॉ पढ़ के आया है बंदा। अब उनको क्या मतलब इस चीज से कि तुम कंपनीज एक्ट में ज्यादा प्रोफिशिएंट हो? उनके लिए तो लॉ मतलब लॉ है। भाई आप हर किसी को ये थोड़ी ना समझा सकते हो कि भाई ये कंपनी सेक्रेटरी लॉयर नहीं होता। मुझे तो पता है कि कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट अ लॉयर और एन एडवोकेट, वो अलग चीज है, लेकिन दुनिया समझेगी। नॉट इवन द कंपनीज आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता अदर एक्ट्स के बारे में। वो भी ये सोचेंगे कि यार लॉ की जनरल नॉलेज तो सबको ही होनी चाहिए, लॉ की जनरल नॉलेज तो सबको होती है, तो इनको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा हर एक लॉ के बारे में। तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू, और आप अगर कुछ भी आंसर नहीं दोगे तो आपकी नॉलेज पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वो कहेगा कहां से आया है पढ़ के ये, क्या पढ़ के आए हो तुम, कि डायरेक्टली तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया? क्या तुम्हें लॉ का कुछ भी नहीं पता है? अदर देन कंपनीज एक्ट कुछ भी नहीं आता? तो इसका मतलब लॉ एक ब्रॉड सेंस है और एक्ट क्या है? एक नैरो सेंस में चीज है। तो एक्ट पढ़ने से पहले लॉ की जनरल नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए आपको जनरल लॉज पढ़ाए जाते हैं कि जनरल लॉ पढ़ने से आपको उस पर्टिकुलर लॉ की, चाहे कोई सा भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल लॉ, एक अलग एक सिंगल लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं उन सारे लॉज की बात कर रहा हूं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो जनरली हमारे काम आ रहे होते हैं, एक सिंगल एक्ट की नहीं, सारे लॉज की। अब मुझे ये जनरल लॉज किस हद तक पढ़ने हैं, कितना मुझे इसको इंपॉर्टेंस देनी है, इस तरह से पढ़ना है कि मुझे अगर कोई कुछ पूछे मैं आंसर कर पाऊं। मुझे एकदम से ऐसा नहीं शो करना है कि मैंने कभी कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो जनरल लॉज आपके इस तरह से काम आ रहे होते हैं। तो इस तरह से यू कैन डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स।
तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो स्टडी ऑफ लॉ इन अ जनरल सेंस है, इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और जनरल लॉज आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, आपको जनरली बताने के लिए कि देयर आर सम एक्ट्स जिनमें इस तरह से काम हो रहा होता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। आपके सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स है? 18 चैप्टर्स। इस सिलेबस में टोटल आपको 18 चैप्टर्स मिलेंगे। 18 चैप्टर्स में कोई सेक्शन में डिवीजन नहीं है, नो डिवीजन इन सेक्शंस। कोई सेक्शंस में डिवीजन है ही नहीं, मतलब एक पूरा सिलेबस कंबाइंड एक पैकेज आपके लिए 18 चैप्टर मिल रहे हैं। उन 18 चैप्टर्स का वेटेज कितना है? वही 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पासिंग कितने होते हैं? 40 मार्क्स आपका पासिंग का क्या है क्राइटेरिया? 40 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। पर क्या 40 लाने से मेरा ओवरऑल ग्रुप पास हो जाता है? ओवरऑल ग्रुप में कितने चाहिए? 50%। 50% चाहिए पूरे ग्रुप में। तो अगर ग्रुप में 4 पेपर है तो कितने हुए? 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। पासिंग के लिए पूरे ग्रुप में आपको कितने लाने पड़ेंगे? 200 मार्क्स। अगर उसमें 4 पेपर है तो 200 मार्क्स लाने के लिए सोचो, हर सब्जेक्ट में मैं अगर 40 ले आया तो मेरे कितने हुए? 160। तो क्या मैं पास हूं? मैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट को मैंने पास किया, लेकिन मैं ग्रुप फेल हो गया। आई एम डिक्लेयर्ड एज फेल। तो ये फेल होने का कारण क्या रहा? क्योंकि मैं सब में 40 ही ला पाया। तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई दो सब्जेक्ट तो ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनमें मैं कितने लाऊं? 60 60। फिर दो में 40 40, तो टोटल आई विल गेट 200। ये मेरा हिसाब ठीक है कि मुझे, मैं समझता हूं कि कुछ दो सब्जेक्ट ऐसे रख लूं जिनमें मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। एक होता है ना इंटरेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट की थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम होना। तो मेरे को दोनों तरीके से एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जिसमें आई कैन गेट 60 मार्क्स, तो ओवरऑल मेरा ग्रुप पास हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार 60 की क्या गारंटी, हो ही नहीं सकता कि मेरे तो 60 आ जाए। मेरे तो आज तक कभी रिकॉर्ड रहा है 50% से ऊपर नंबर ही नहीं आते। जैसे वो होता है ना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना आप खुद को पता होता है कि मैं तो कितना भी अच्छा पेपर करके आऊं मेरे 50 में से 25 ही आएंगे, मतलब मेरे को 50% से ज्यादा कभी मिले ही नहीं आज तक। मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी है ही नहीं। तो फिर एक सजेशन होता है उन बच्चों के लिए कि आप ओवरऑल 50 लाने की कोशिश करो फिर सब सब्जेक्ट में। तो 50 इंटू 4 वो भी 200 होते हैं, ठीक है। पर बेटर ये वाला है। वाई दिस इज बेटर? क्योंकि पेपर तुम नहीं बनाओगे। हर सब्जेक्ट में 50 लाना इट्स नॉट इजी। कुछ पेपर हमेशा थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, उसमें ये भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। ये लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है उसमें कितने पेपर है? 4। कौन कौन से? पहला जेआईजीएल, दूसरा एसबीसी, एसबीसी फर्स्ट में है, और तीसरा एफएम एंड सीएमए जो कंबाइंड हो गया वो वाला, और फोर्थ वन इज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ न्यू में कंपनी लॉ सेकंड ग्रुप में है? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। जो न्यू सिलेबस है उसमें किस तरह से है आपका, जेआईजीएल तो फर्स्ट ग्रुप में पहले भी था अभी भी है, एसबीसी फर्स्ट ग्रुप में था पहले भी अभी भी है, और जो कंपनी लॉ था फर्स्ट ग्रुप में था अभी भी है। पहले इस ग्रुप में टैक्स था जो अब सेकंड ग्रुप में शिफ्ट हो गया है, और जो एफएमसीए में दो पेपर थे अलग अलग उनको कंबाइन करके यहां पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये 4 पेपर बन गए आपके फर्स्ट ग्रुप के। इनमें से 2 पेपर जिनमें तुम फॉर श्योर एग्जामिशन लाने की कोशिश कर सकते हो वो मैं बता देता हूं। एक है ये और एक है ये। उन बच्चों के लिए जो थ्योरी में ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है तो उसके लिए ये वाला बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि मैंने जहां तक अभी तक देखा है स्टूडेंट्स को सीए में एफएम में 70 80 तक मार्क्स ला रहे होते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल में जिसका इंटरेस्ट बच्चे का अच्छा होगा तो वो इसको पास आराम से कर सकता है, अच्छे मार्क्स भी ला सकता है। तो ये आपके लिए सब्जेक्ट कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एज सच समझने में पढ़ने में इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन पेपर थोड़ा सा कई बार ट्रिकी आ जाता है। और
क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लेंदी है। सबसे बड़ा आपने देखा होगा मॉड्यूल भी उसका ही आता है, कंपनी लॉ का। तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है उसको याद रखने में, मेमोराइज करने में। सिलेबस सबसे छोटा जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट ही आपका जेआईजीएल है, जिसका सिलेबस लिमिटेड है 18 चैप्टर्स ओनली। मैं ओनली 18 इसलिए बोलूंगा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में इससे ज्यादा ही मिलेगा तुम्हें, इससे कम किसी में नहीं मिलेगा। हाँ, एसबीसी का भी थोड़ा लगभग बराबर सा ही है, उसमें भी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। अब ये 100 मार्क्स की स्ट्रेटेजी, अगर मैं इसमें 60 का नंबर का मैंने बोल दिया तुम्हें कि टारगेट रखना है कि 60 मार्क्स लाने हैं, तो मुझे क्या और कितनी मेहनत चाहिए, मेरे को क्या और कितनी मेहनत चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्योंकि मेरे तो जनरल लॉज है सारे, कोई स्पेशली एक्ट तो कुछ एक पढ़ाया नहीं जा रहा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिन पे कमांड अगर अच्छी हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उनमें से कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर ऐसा है जो जनरली भी आपके बहुत काम का है, और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी। उसके अलावा सिविल वाला जो लॉ बना हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसी के साथ कंबाइन कर दिया गया है आईपीसी। ये दोनों प्रोसीजरल लॉज और आईपीसी पहले अलग अलग थे, ये 3 चैप्टर्स थे। अब सिविल प्रोसीजर कोड तो अभी भी अलग ही चैप्टर है, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी जो इसके लिए बना हुआ था उसको कंबाइंड कर दिया गया है। तो ये नए सिलेबस में कुछ चेंजेस लाए गए हैं कि उस वजह से ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो गया चैप्टर। पहले ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग था और जो आपका आईपीसी जो था वो अलग था, इंडियन पीनल कोड। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल चैप्टर में कंबाइन कर दिया गया। जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है, जो नया पोर्शन ऐड हुआ है वो कहां से ऐड हुआ है, ईबीसीएल से। ईबीसीएल में जो पहले कुछ चैप्टर्स थे वो अब किस में आ गए हैं, इसमें आ गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले ईबीसीएल में आया करता था, अब इसको जेआईजीएल में शिफ्ट कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। उसके अलावा एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे भी ईबीसीएल से कुछ पोर्शन यहां पे शिफ्ट किया गया है। और इनके जो चैप्टर्स थे उसमें से कुछ रिमूव करे गए, कुछ मर्ज किए गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिलेबस इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले था उससे कुछ बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, चैप्टर तो एक सीधे सीधे दिख रहा है। इनिशियली जो सिलेबस था उसमें 17 चैप्टर थे, अब इन्होंने 18 बढ़ाए, तो बच्चा क्या सोचेगा, एक चैप्टर ही तो बढ़ाया है, देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 1 चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, नया जो ऐड हुआ है पुराने में कई जगह मर्ज भी हुआ है, मतलब पुरानी चीजें मर्ज कर दी गई है। तो मे बी आपको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा हो सकता है मिल रहे हो, तो 17 के आपको 19 20 तक भी चैप्टर पढ़ने पड़ सकते हैं। तो जो अलग था उसको मर्ज करा, कुछ नया डाला। इससे क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट उतना ही आसान है जितना पहले था, क्योंकि जो जनरल लॉज है वो ही लाए गए हैं, कुछ स्पेशल नहीं लाया गया। जनरल लॉज ही थे जो ईबीसीएल में थे, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में, वो उसमें से कुछ यहाँ पे लाया गया। जब ये सब्जेक्ट इससे भी पुराना सिलेबस था तब ये इकोनॉमिक एंड जनरल लॉज के नाम से ही था, इकोनॉमिक एंड जनरल लॉज। और तब ये ईबीसीएल और जेआईजीएल अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं थे, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज के नाम से था। तब इसमें ये दोनों मर्ज ही थे, फिर इन्होंने वापस सेपरेट किया, अब फिर से ये जंबल कर रहे हैं इधर उधर। तो सिलेबस चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंजिंग द सिलेबस? हर 5 साल में क्यों? वाई दे आर चेंजिंग सिलेबस एवरी 5 ईयर्स? 5 साल में क्यों चेंज करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेशन ऐसा कुछ भी बहुत खास नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, इधर से उधर डाला, उधर से इधर किया और चेंजेस कर दिए। वाई दिस इज डन? अब बताओ, जैसे सपोज करो मैंने 10th पास किया आज से 20-30 साल पहले, आज भी तुम वैसे ही पढ़ रहे हो, वही सिलेबस चल रहा है, वही सब चीजें चल रही है, तुम यूज टू हो गए, पढ़ाने वाले भी यूज टू हो गए कि ऐसे ही पढ़ाना है, बच्चे भी यूज टू है कि ऐसे ही पेपर देना है, सब कुछ तो तय है। फिर कहां से रिजल्ट को कंट्रोल करोगे? रिजल्ट रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? मतलब तुम्हें जो रिजल्ट रखना है कम, मतलब एक होता है ना कि सुना होगा कि 4% रिजल्ट आता है, 5% आता है, ज्यादा से ज्यादा 12% 13% आ जाता है, तो ये कैसे इतना रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं?
जस्ट बिकॉज बाय चेंजिंग दीज थिंग्स, ये इधर से उधर शिफ्ट किया, ये पेपर बदला, ये वो किया, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले को, जैसे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलर जीआईजीएल, मैंने 5 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैं 5 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, बट अब मुझे भी अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेरे को भी अलग से पढ़ने पड़ेंगे और वो चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट बहुत पुराना है, जो पुराने सिलेबस में पढ़ रहा था, उसने बार बार एग्जाम दिया, वो भी फेडअप हो जाएगा कि यार ये चीजें पढ़े जा रहा हूँ, उसको भी नया मिल जाएगा। तो ये इसलिए चेंजेस किए जाते हैं। और दूसरा जो ये अभी बोला कि हाँ, कुछ ना कुछ तो एड ऑन करना पड़ता है, नया भी लाना पड़ता है, कुछ लॉ आ गया, कुछ चेंजेस आ गए, और अमेंडमेंट तो वैसे भी हर साल आते हैं, जब भी आपका एग्जाम होता है उससे पहले आपको अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो अमेंडमेंट तो वैसे भी पढ़ने पढ़ते हैं। अब जब मैं ये स्ट्रेटेजी एग्जाम की बना रहा हूं 60 मार्क्स की, तो मुझे कुछ चीजें जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, जिन पॉइंट्स पे, वो हमें फोकस करना है। जो चैप्टर्स है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन मेन मुझे मेहनत किस पे करनी है, एक तो रेगुलर क्लासेस, क्लासेस आपकी रेगुलरली लेनी चाहिए। बेनिफिट, फर्स्ट, सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो रेगुलर क्लासेस है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक तरीका है। जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप होनी चाहिए वो हो जाएगी। अगर मेरी एक दिन की क्लास स्किप हो जाती है तो क्या मेरा लॉस होगा? डेफिनेटली लॉस तो होगा, लेकिन उसको कवर अप कैसे कर सकते हो? रिकॉर्डेड से। आप रिकॉर्डेड देखो, नेक्स्ट डे आओ, ताकि आप एकदम से नए, मतलब ऐसा फील नहीं हो कि मेरा बीच में कुछ छूटा है तो आगे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इट इज योर ड्यूटी टू डू द सेम। रेगुलर क्लासेस के अलावा दूसरी जो चीज मेरे को काम आती है, दैट इज रिविजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। बच्चे सोचते हैं एक बार चैप्टर पढ़ लिया अब सीधे एग्जाम में, नहीं, आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन कैसे और कब और कितना चाहिए? जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, हम पहुंच गए अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे। करंटली ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, ये तो क्लास में चल रहा है, ये फर्स्ट रिवाइज होना चाहिए। जब फोर्थ चल रहा है तो फर्स्ट का रिवीजन चलना चाहिए, क्योंकि चौथे तक पहुंचते पहुंचते ये तीन तो थोड़े थोड़े भूल गए, तो ये फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट हो गया। जब मैं फिफ्थ में पहुंचा, सेकंड का रिवीजन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से दो का गैप रहेगा सिर्फ बीच में, ये दो दो का गैप चलता रहेगा। और जब हम लास्ट चैप्टर 18 पे पहुंचेंगे तो आपका रिवीजन कौन से चैप्टर का चल रहा होगा? 15 का। 15 का आपका रिवीजन चल रहा होगा और 18 पे हम पहुंच चुके होंगे, और फिर बीच में बचेंगे सिर्फ 16 और 17। जब मेरा 18 कंप्लीट होगा, तुम 16 पे पहुंच जाओगे, तो तुम्हें कितने चैप्टर रिवाइज करने रहेंगे? सिर्फ 3, ओनली 3। तो जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके 10 से 15 दिन में तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी बार हो चुका? 2 टाइम्स। 1 टाइम मैंने पढ़ा रखा है, 2 टाइम्स सेकेंड टाइम तुम कर रहे हो, तो ये दूसरा रिवीजन तुम्हारा चल रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर तुम अगर रिवाइज करना शुरू करोगे तो वो आराम से तुम रिवाइज कर सकते हो। अब मुझे कितने रिवीजन चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन कितने हैं? 3। मिनिमम 3 है, मतलब 3 बार अगर रिवाइज नहीं किया तो इसका मतलब समझ लो एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये समझ के चलो कि तुम ब्लैंक होने के चांसेस 100% रहेंगे अगर 3 बार नहीं किया तो। अच्छा रिवीजन क्या है? 5 बार। 5 टाइम्स अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो फिर उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू वुड बी एबल टू, मतलब नहीं होता टिप्स पे कुछ चीजें आ जाना, भाई ये भी आता है वो भी आता है, सब चीजें आपको, जैसे होता है ना, जैसे मेरे से कोई टेबल पूछे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वैसे कुछ हाल होगा कि मेरे को सब आ रहा होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो 5 बार रिवीजन क्या हर बच्चे के लिए पॉसिबल है? नहीं। पर मैंने जो बताया ना, अगर 60 नंबर का टारगेट लेके चलते हो तो ये फिर करना चाहिए। अगर 60 मार्क्स का टारगेट लेते हो तो ये फिर कर लेना चाहिए, इट इज गुड। रिवीजन के साथ साथ जो बच्चा ये दोनों चीजें कर लेता है, क्या वो 60 ला सकता है? नहीं। इसके लिए एक चीज और रिक्वायर्ड है, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कुछ बच्चे इन दो पार्ट्स में ब्रिलियंट है, दे आर ब्रिलियंट। मतलब एक वो होता है ना कि एक टीचर की नॉलेज जितनी होती है, बच्चा उससे भी कभी कभी ज्यादा पूछ रहा होता है, वैसे भी स्टूडेंट्स आते हैं
कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि उनको एक चीज बताओ वो चार समझ लेते हैं खुद से, और वो अलग से भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और फिर क्लास में क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं। मतलब ब्रिलियंस का लेवल बहुत अच्छा है। मतलब दे आर केपेबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। रिविजन भी प्रॉपर है, उनसे कहीं से भी पीछे का कुछ भी पूछो, दे आर नोइंग एवरीथिंग। इसका मतलब रिविजन भी प्रॉपर चल रहा है, बट स्टिल दे आर गेटिंग ओनली 45 50, इतने तक अटक जाते हैं। व्हाट इज द लैकिंग? ये नहीं किया उन्होंने। कुछ होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे को तो सब आता है, मुझे तो सिर्फ एग्जाम में लिखना है। कुछ बच्चों का आलस इतना ज्यादा होता है, लेजीनेस इतनी ज्यादा होती है कि मैं लिखने की मेहनत यहां क्यों करूं, वाई टू वेस्ट एनर्जी इन राइटिंग हियर, एग्जाम में लिखेंगे ना हम, एग्जाम में लिखेंगे। लेकिन एग्जाम में उतना लिखना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। जब आपने कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हो तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। आप चार क्वेश्चन लिखोगे, पांचवें तक आते आते तो तुम्हें लगेगा यार क्या लिखना है, कैसे लिखना है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर वो एवरेज एवरेज करके, क्योंकि तुम्हें आता तो सब है, 100 का पूरा अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन एवरेज एवरेज मार्क्स मिलेंगे तो 45 से 50 पे अटक जाओगे। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं? जब आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे ना, नॉट अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। जब मेरा फोर्थ चैप्टर चल रहा है और तुम फर्स्ट को रिवाइज कर रहे हो, तो फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ इसके एटलीस्ट 2 आंसर्स आपको राइटिंग में लाने हैं, और एक फेयर कॉपी में। ऐसा नहीं है कि रफली कहीं पे भी लिख लिए और ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ ठीक है ना, हो गया, बस हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस ही तो थी। 2 आंसर एटलीस्ट, ज्यादा करो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम दो आंसर लिखने एक फेयर कॉपी में। उसको एनालाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, लगे तो फैकल्टी को दिखाना है कि भाई हाँ ये सही है क्या, इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। जो भी गलतियां उनको मार्क कर लो, और फिर लेटर ऑन सेकेंड टाइम जब सेकेंड चैप्टर के लिखोगे तो उसको इंप्रोवाइज करो। एक तुम खुद का लेवल ऑफ ग्रोथ देख सकते हो। मैंने रफ में लिखने के लिए इसीलिए मना किया है, क्योंकि रफ में लिख के यू विल डिस्कार्ड दोज थिंग्स, फाड़ के फेंक देना, इधर उधर डाल देना, ये काम नहीं करना है। हमें उसको प्रॉपरली इस तरह से सेव करके रखना है कि हम अपनी खुद की ग्रोथ देख सके। जहां मैंने फर्स्ट आंसर लिखा और जहां मेरा लास्ट आंसर होगा उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके होंगे। तो आप जो गलतियां कर रहे थे वो आपको सबक के तौर पे सामने दिख रही होगी कि देखो ये फर्स्ट डे मेरी गलती थी और लास्ट डे मैंने इसको इंप्रोवाइज कर लिया, तो लास्ट डे वाला मेरे को ऐसा आंसर लिख के आना है। तो ये टोटल कितने आंसर हो गए? 36। हर चैप्टर में से मैंने अगर 2 किए तो 36 क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें मुझे एग्जाम में कितना बेनिफिट मिलेगा? देखो मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैंने जो 2 क्वेश्चन चूज किए उसी में से एग्जाम में कुछ मिलेगा। तो इन 36 में से प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? मैक्सिमम मान लो 2 या 3 क्वेश्चन मिल गए, इससे ज्यादा शायद मुझे ना भी मिले। लेकिन मेरी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन मिला, आंसर राइटिंग पैटर्न तो मुझे पता ही है, तो वो मुझे करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं आराम से उसको कवर अप कर लूंगा। यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आती है बच्चे के साथ में कि कई बार सिचुएशन अराइज ऐसी होती है कि मैं 18 चैप्टर पूरे नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू डू द होल सिलेबस। फिर मैं स्मार्टली क्या करूं? ये 3 चीजें तो डेफिनेटली करनी ही है। स्मार्टनेस दिखाने के लिए मैं क्या करूं? एक होती है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हमेशा रिवॉर्ड नहीं देता। मेहनत तो बहुत करता है इंसान, पर हमेशा रिवॉर्ड मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज रिवॉर्ड्स, इसमें हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। वाई? डिफरेंस क्या है? क्या यहां पे मेहनत नहीं है? मेहनत तो है, पर मेहनत के साथ एक डायरेक्शन है। मैंने दिन के 8 घंटे पढ़ने का सोचा, मैं पढ़े जा रहा हूं पढ़े जा रहा हूं, डायरेक्शन लेस। एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, मैं अपने आप में बहुत खुश हूं दैट मेरी सिटिंग 8 घंटे की है। मतलब चाहे वो 2-2 घंटे ब्रेक से पढ़ रहे हो या कंटिन्यू 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो, पर मुझे पता है कि आई एम स्टडिंग 8 आवर्स। वेस्ट है बेटा, कुछ भी काम का नहीं है 8 घंटे पढ़ना तुम्हारा, अगर तुम्हारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या और कैसे करना है। अगर आप इसकी बजाय स्मार्ट वर्क करते और 6 घंटे ही पढ़ लेते तो भी आपका आउटपुट ज्यादा आता, योर आउटपुट वुड बी मोर।
6 घंटे की स्मार्ट स्टडी 8 घंटे के हार्ड वर्क से बहुत अच्छी है। स्मार्टली पढ़ना कैसे होता है? एक होता है ना, हमारे पास, सबके पास एक सिक्स सेंस होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है। एक इंट्यूशन होता है मन में कि ये चीज ऐसे हो जाएगी, वो चीज वैसे हो जाएगी, उसको यूज करो, यूज योर ओन ब्रेन। अब देखो, मेरे पास है 18 चैप्टर, 18 चैप्टर में से 15 मुझे बहुत अच्छे से आ गए। मतलब 15 में तुम कहीं से कुछ भी पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट तो है नहीं, मेरे पास कम से कम 4 सब्जेक्ट होंगे, और अगर मैं पूरे दोनों साथ में दे रहा हूं तो 7 सब्जेक्ट हो गए। तो मेरे को डिसाइड तो करना पड़ेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है। तो अब इस सब्जेक्ट के लिए मेरे पास नो टाइम, मेरे पास अब कोई टाइम ही नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। तो अब मैं करूं क्या? तो मेरे को लगा कि 3 चैप्टर छोड़ दो, दैट इज द ओनली मेथड दैट आई कैन अडॉप्ट, कि 3 चैप्टर छोड़ो, आएगा जो देखा जाएगा, वो नहीं होता, होगा जो देख लेंगे। तो मैंने 3 चैप्टर छोड़ने का डिसाइड किया। मैंने कितने चैप्टर छोड़ने हैं? 3। उन 3 चैप्टर्स में से कम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से आया, मैं मानता हूं कम से कम नंबर का आया, तो मेरे को 12 नंबर का छोड़ना पड़ेगा, 12 मार्क्स, क्योंकि मैं तो पढ़ के ही नहीं गया ना। इतना लकी मैं खुद को नहीं मानता कि मेरे को ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे, मुझे लगता है कंपलसरी में मिलेंगे। तो 12 नंबर मेरे को छोड़ के जाना है। बचे कितने? 88 मार्क्स। 88 में से भी 60 लाए जा सकते हैं, ला सकते हो, आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर ये थ्योरी मेरी फेल हुई, यहां से ज्यादा आ गया, तो ये भी फेल हो जाएगा, और 60 का टारगेट भी ड्रॉप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इन 3 चैप्टर्स के लिए फिर मैं क्या करूं? व्हाट टू डू विद दीज चैप्टर्स? क्या मैं इनके लिए दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दूं? नहीं बेटा, नहीं छोड़ने। 3 चैप्टर को कैसे करना है? समराइज्ड वे में। समराइज्ड वे में कैसे? किसी बच्चे से नोट्स मिले या तुम्हारे खुद के नोट्स है, वेल एंड गुड, उससे समराइज कर लो। या फिर क्या कर सकते हो, जो एक एक चीज आती है स्कैनर, सुना होगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह इसमें होते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह इसमें आ रहे होते हैं। 15 तो मेरे पूरे प्रॉपरली डन है। 3 चैप्टर्स को समरी पढ़ो, वहां से पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देख जाओ। कितना टाइम लगेगा? 1 1.5 2 घंटे। एग्जाम वाले दिन उतना तो कर सकते हो। 15 चैप्टर डन है, उनमें कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है, सिंपली जैसे तुम्हें करना है। उसमें 4 से 5 घंटे तुम्हारे जो लगेंगे एग्जाम वाले दिन लगेंगे। लेकिन इसको करने के लिए भी तुम्हें 2 3 घंटे अलग से निकालने। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। मतलब नया कुछ भी नहीं आ रहा होता है, रिपीट ही हो रहे होते हैं, तो तुम्हें वो क्वेश्चन एज इट इज मिल सकता है। तो ये जो 12 नंबर का भी आया, तो इसमें से भी तुम 5 6 नंबर का तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे। और अगर 12 से ज्यादा भी आया, तो मैं मानता हूं कि 50% ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो तुम कर दोगे, तो ये बढ़ जाएगा अपने आप। ये कहां पहुंच जाएगा? 90 अबो। अब हमारा 60 का टारगेट फिर भी सेफ है, हम कर सकते हैं, 60 ला सकते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी बच्चे को ऐसी सिचुएशन फेस हो कि मेरे सारे चैप्टर्स में रिवाइज नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं इतना कोई रोबोट नहीं हूं कि मैं 3 चैप्टर के लिए इतना जल्दी जल्दी कर लूं सब कुछ, नहीं। तो समराइज्ड वे में या पास एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ लास्ट डे के लिए, ताकि कुछ आया तो वो नहीं होता रट्टाफिकेशन वाली चीज, भले समझ में थोड़ा कम आ रहा है पर मैंने रट्टा मार लिया, 2 बार 3 बार पढ़ा और क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद रह गया, तो मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया। कुछ तो बेनिफिट होगा, ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं से कुछ होना इज बेटर, कुछ भी नहीं है उससे कुछ होना इज मच बेटर। तो ये कुछ भी नहीं आ रहा था, एक तो जीरो थी मेरी नॉलेज, एक मैंने 50% तक भी उसको कर लिया, तो वो ज्यादा अच्छा है कि कुछ मैं कर पाऊंगा। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम क्या आती है? पेपर का कोई ब्लूप्रिंट मुझे नहीं मिलता। मतलब ऐसे नहीं होता 10 12 तक कितना आसान था कि इस चैप्टर में से इतना आएगा, टीचर ने बता दिया और तुम भी खुश की यार ये चैप्टर तो मतलब होता ना, मैं घोल के इसको पी जाऊं, मतलब 20 नंबर का आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ इस सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर ये सेक्शंस में डिवाइडेड होता तो फिर भी पॉसिबिलिटी थी। सेक्शंस में डिवाइड होने से क्या एडवांटेज है कि जैसे किसी सेक्शन में 3 चैप्टर है, उसका वेटेज 30 मार्क्स है, तो वो 3 चैप्टर में से 30 कैसे भी करके आनी है। यहां पे ऐसा कोई नहीं है, तो ब्लूप्रिंट नहीं होने से चैप्टर वाइज ये बताना मुश्किल है कि वेटेज कितना होगा। आई कांट टेल,
मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखते हुए कुछ कुछ आइडिया लगा लेते हैं कि इतना तक तो इसमें से आता है, तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। आईसीएसआई पेपर जब डिजाइन करता है तो उनको ये पता होता है ना कि हमने कुछ ब्लूप्रिंट दे नहीं रखा है, तो हम किसी भी चैप्टर में से कितना भी दे सकते हैं। तो कभी कभी जिन चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आ रहा होता है उसमें से 3 आ जाते हैं, कभी जिसमें से 3 आ रहे होते हैं उसमें से एक हो जाता है। तो जो ये चेंजेस होते हैं ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो मैंने अभी बताया 15 चैप्टर मैंने किए अच्छे से, तो इसका मतलब चाहे मुझे उसमें से कम मिले या ज्यादा मिले, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैंने अच्छे से ही पढ़ा है। मुझे कम भी मिले क्वेश्चन तो भी मैं उतना ही अच्छा करूंगा, ज्यादा भी मिले तो भी उतना ही अच्छा करूंगा, मेरे लिए उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये मुझे देखना है। कई बच्चे क्या होते हैं, छोटा चैप्टर है, 1 घंटे में रिवाइज कर लिया, अच्छे से नहीं किया, और अपनी तरफ से 100% श्योर है कि मैंने अच्छे से कर लिया, उसका कुछ भी पार्ट छोड़ा, बेटा इतने ही अनलकी फील करते हैं जब एग्जाम वाले दिन पेपर आता है ना, अरे वही आ गया जो मैं छोड़ के आया था। हर बच्चा यही आके बोलेगा बाहर, यार एक ही क्वेश्चन छोड़ के गया था, एक ही टॉपिक छोड़ा था और उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या एग्जामिनर को सबका पता था, कैमरास लगा रखे थे तुम्हारे घर में कि तुम छोड़ के जो आ रहे हो वही वो दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पर एग्जामिनर उन टॉपिक्स को ही देता है जो डिफिकल्ट होते हैं, और तुम भी आसान तो छोड़ोगे नहीं, डिफिकल्टी छोड़ के गए होंगे। भाई अगर मैं मैथ्स में क्वेश्चन करने बैठा तो 2-3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के थे, मुझे पता था ये तो करने से कोई बेनिफिट ही नहीं है, एक कर लिया, 2 करो तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक एकदम से अलग पैटर्न था, मैं पहले वो करूं, क्योंकि मुझे पता है अलग वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है, मैंने वो छोड़ दिया, एग्जाम में वही आएगा। 100% श्योर है कि डिफिकल्ट जो चीज होगी वो तो पूछी जाएगी, आसान वाली फिर भी छोड़ सकते हो। पेपर में कितना मेरा प्रैक्टिकल रहता है, देखो अभी तो ओल्डो सिलेबस जब चेंज हुआ है तो अभी पैटर्न का पता नहीं वो कैसे रखेंगे, लेकिन ज्यादातर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 80-20 आता है अब तक का। प्रैक्टिकल इन द सेंस केस स्टडीज, यहां पे वैसे प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा 20%, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता, 20% ओनली। और 80% आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो आपने टॉपिक पढ़े होते हैं उन्हीं में से उठ के, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता। जो तुम्हारा आईसीएसआई का मॉड्यूल मिला है, जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। पर हाँ, टॉपिक कुछ भी पूछ सकता है, कुछ चीजें छोटी दी उसको बड़े में पूछ लिया, कुछ चीजें बड़ी दी उसको छोटे में पूछ लिया, इट इज टोटली अप टू देम। यहां पे हमें टारगेट हर बच्चे को वही 60 मार्क्स का लेके चलना है, अभी से नहीं कहूंगा, जब 1-2 चैप्टर हो जाए उसके बाद यू कैन डिसाइड। कई बार ऐसे होता है, अभी तक तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, हर बच्चे के लिए ये सब्जेक्ट अच्छा ही लगता है उसको, मतलब ऐसा कोई बुरा लगने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बट हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई ऐसा भी स्टूडेंट एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है जिसको ये सब्जेक्ट पसंद ना आए, तो वो फिर इसको 60 मार्क्स कैसे असाइन कर देगा कि मैं 60 इसमें लाऊंगा, वो फिर दूसरा सब्जेक्ट चूज कर ले। तो मैं किसी पे थोप नहीं रहा कि आप 60 मार्क्स के लिए इसी को चुनो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रहता है आराम से इसमें 60 लाए जा सकते हैं, इट इज इजियर टू डू दैट। तो 60 मार्क्स का टारगेट हमें रखना है। चैप्टर जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं या जिससे हम इस सिलेबस को शुरू कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर। देखो 18 चैप्टर में से मैं कुछ चैप्टर्स के तुम्हें नाम बता देता हूं शुरुआत के। जैसे पहला चैप्टर आपका सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरा चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चैप्टर है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, चौथा चैप्टर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पांचवा चैप्टर आपका लॉ ऑफ टोर्ट्स, छठा चैप्टर आपका सीपीसी। ऐसे ही ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। इन चैप्टर्स में शुरुआत में भी यही था, बस एक बीच का चैप्टर हटा है, दैट इज जनरल क्लोजेज एक्ट। जनरल क्लोजेज एक्ट इन्होंने हटाया, बाकी सीक्वेंस वही है जो ओल्ड सिलेबस में था। हम क्या फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दे? नहीं, कभी भी नहीं करना है। वाई फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं? आप कहोगे सर सोर्सेज ऑफ लॉ तो अच्छी चीज है ना, आप पहले पढ़ाओ कि भाई सोर्स कहां से आया लॉ का। बेटा ये थियोरेटिकल है बिल्कुल, ये थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री जैसा है, और जिन बच्चों को हिस्ट्री नहीं पसंद होती इंक्लूडिंग मी, उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं खुद पढ़ाते टाइम पे भी बच्चों को ऐसे लाना पड़ता है बार बार क्लास में, बेटा पढ़ लो, ये भी काम आएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। इट इज टू बोरिंग, बहुत बोरिंग लगेगा फर्स्ट डे के लिए, लास्ट डे तक मतलब नहीं होता। एक हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते कुछ भी दे दो अब तो चलेगा,
नाउ वी कैन टेक एनीथिंग, तब तो ये चल जाएगा, लेकिन पहले दिन अगर पढ़ाया तो दूसरे दिन से क्लास में आना बंद। सब्जेक्ट ही गंदा है यार ये तो। सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, दो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बट स्टिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए नहीं शुरू कर सकते। इंटरप्रिटेशन के रूल्स तो हम बाद में देख लेंगे, पहले लॉ को समझे तो सही। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का पहले क्या करेंगे, हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, इनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। टोट है, सीपीसी है, या फिर जितने भी आपके जनरल लॉज में, जैसे मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, इनसे हम आराम से शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए कोई भी चैप्टर चूज करें अदर देन दीज जो मैंने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस का यहां पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है जिनके लिए कोई सीक्वेंस एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं है। कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना सीक्वेंस के कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ सकते हो। हाँ कुछ चीजों में रिलेशन है, कुछ चीजों में रिलेशन है, तो रिलेशन की वजह से हमें उनको साथ में पढ़ना होता है जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं। वो मैं बता दूंगा कि कहां पे रिलेटेड चीजें हैं, तो वो आप देख लेना। इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कभी भी पहले नहीं पढ़ाता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, सीपीसी नहीं आता, अगर ये सारे चैप्टर नहीं आते तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जीरो। क्योंकि पहले ये चैप्टर पढ़ने जरूरी है, तो वो सीक्वेंस मेरे को डिसाइड करना है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हम किसी भी सीक्वेंस में पढ़े मलिक, चाहे हम लास्ट चैप्टर से शुरू करें, चाहे हम बीच में से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें। तो मैं कल की क्लास में जो भी नया चैप्टर शुरू करूंगा दैट विल बी अ न्यू वन, तुम्हारे लिए एकदम से नया होगा। और हम इस तरह से शुरू करेंगे जीरो लेवल से कि हमें कुछ भी नहीं आता। लॉ हमारे लिए, लॉ की नॉलेज मेरी मेरी जीरो है, लॉ में मैं जीरो नॉलेज रखता हूं, तो लॉ को कैसे समझना है, कैसे उसकी लैंग्वेज पढ़नी है, वो सब हम कल की क्लास में सीख रहे होंगे। आज मैंने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया है, तुम्हारा टारगेट सेट कर दिया है कि 60 मार्क्स हमें कैसे लाने हैं। सब्जेक्ट कितना अच्छा है, बुरा इसमें कुछ भी नहीं है, बुरा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मेरा तो सब्जेक्ट है, हर किसी को अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और आप भी थोड़े दिनों बाद मेरी ही भाषा बोल रहे होंगे कि वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा ही फील करना है, ये कभी भी नहीं सोचना है कि कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो ये क्यों पढ़ूं। हो सकता है तुम्हारा माइंड ही डाइवर्ट हो जाए। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये पढ़ के ऐसे कहते हैं कि नहीं अब मैं क्रिमिनल लॉयर बनूंगा, अब मैं क्रिमिनल लॉयर बनूंगा तो मैं लॉ भी कर लेता हूं, और साइमल्टेनियसली कई बच्चे कर भी रहे होते हैं, लॉ भी कर रहे हैं, एलएलबी चल रही है। तो मैं नहीं कहता कि एक डिग्री से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो मैंने ले रखी है, पर मैं किसी को फिर भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम एक से ज्यादा डिग्रीज या प्रोफेशनल कोर्सेज करो। बट इफ अगर एक डाइवर्स तुम्हें चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए कि भाई हाँ मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, मेरे पास दो तीन चीजें होनी चाहिए, तो कर लेना चाहिए। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अभी आईसीएसआई की जैसे ये होती है ना, सीपीई सुना है, कंटिन्यूड प्रोफेशनल एक्सीलेंस, जिसमें वो क्या करते हैं, जैसे मेंबर बनने के बाद में दे प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ क्लासेस जिनमें आप अपने आप को अपडेट रख सको, और उनका ये मानना है कि 20 आवर्स ये आपको कवर करने ही होते हैं एवरी ईयर। आफ्टर बिकमिंग मेंबर एवरी ईयर 20 घंटे आपको इसको डिवोट करने हैं पूरे साल में। तो कभी क्लासेस अटेंड कर लो, कभी वेबिनार ले लो। तो ऐसी एक क्लास थी, वहां पे मैं गया था। तो देयर वाज अ लॉयर जो 25 से ऊपर सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, उसने सीएस भी कर रखा था। अब उसने सीएस की मेंबरशिप लिए लास्ट 2 सालों में। क्यों? क्योंकि उसके पास कंपनीज के लोग भी आते हैं। अब उसके पास अगर मेंबरशिप नहीं है तो वो सीएस नहीं लिख सकता ना अपने उस पे। अब वो सीएस लिखेगा तो लोगों को ये रहेगा, अच्छा ये लॉयर भी है और कंपनी सेक्रेटरी भी है, तो डबल क्वालिफिकेशन का उसको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिल ही रहा होगा। दैट्स वाई वो इस एज में, मतलब वो काफी एज में था, 50+ की एज में, दैट पर्सन वो सिटिंग एंड टेकिंग क्लासेस ओवर देयर, वो क्लास ले रहा था। तो ऐसे कभी कभी फील आता है कि देखो इतने बड़े लेवल पे आके भी, और बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी आते हैं वहां पे, बिकॉज कि सबके लिए वो रिक्वायरमेंट है, 20 घंटे आपको कवर करने ही है पूरे साल में। तो आईसीएसआई चैप्टर पे, यहाँ जयपुर चैप्टर पे ऑर्गेनाइज हुआ था, 4 दिन की क्लासेस थी, मैं चारों दिन गया था। और उसमें मतलब ये नहीं है कि हमें सब आता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कभी कभी कि यार वहां पे क्या ही करवाते होंगे, बट वो क्लासेस में आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। तो एज अ फैकल्टी ऑल्सो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ आ रहा है।
वहां पे जाके ये फील होता है कि नहीं, अभी भी स्कोप बहुत ज्यादा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। जैसे मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वहां पे चीज लगी वो था जो सेशन था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कॉपीराइट के बारे में बताया। ऑल्दो कॉपीराइट मुझे पता था क्या मतलब होता है, पर उतनी डिटेलिंग नहीं आती थी जितनी उस दिन उन्होंने बताई। जो वहां पे क्लास लेने आए थे उन्होंने इतनी डिटेलिंग बताई जितना कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि हम बुक से पढ़ के खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन आया था वो पीएचडी होल्डर था इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सोचो पीएचडी होल्डर ने रिसर्च की होगी उस चीज पे, तो उसको तो बहुत कुछ आता होगा। तो ये मतलब बेनिफिट है उस चीज का। तो ऐसे ही तुम्हें भी आगे जब जाओगे तो मल्टीपल जो चीजें आपकी लाइफ में होती है वो मिलेगी, तो कहीं से कुछ भी मिल जाए ले लेना। ऐसा नहीं है कि नॉलेज कभी भी वेस्ट जाती है। क्लियर है? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। टुडेज क्लास इज ओवर। कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।